आज के इस विषय में हम लोग प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोतों के तौर पे पुरातात्विक स्रोतों की चर्चा करेंगे, जो निश्चित रूप से इतिहास लेखन के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण साधन है। सामान्य रूप से इतिहास को लिखने के लिए पुरातात्विक और साहित्यिक स्रोतों की आवश्यकता होती है। एक धारणा के अनुसार पाश्चात्य विद्वान या इतिहासकार इस बात पर हमेशा से बल देते रहे कि भारत में प्राचीन काल से ही इतिहास लेखन जैसे लक्षण या वैज्ञानिक इतिहास नहीं लिखा गया। उनके अनुसार भारतीयों की इतिहास लेखन को लेकर संकल्पनाएं वैज्ञानिक नहीं थी, लेकिन ऐसा समझना भारी भूल होगी, क्योंकि भारतीय इतिहास लेखन पाश्चात्य इतिहास लेखन से सैद्धांतिक रूप से काफ़ी अंतर रखता है। साधारण रूप से भारत में जिस इतिहास लेखन पर बल दिया गया या जिस रूप में इतिहास लिखा गया, उसका उल्लेख हम महाभारत के संदर्भ में कर सकते हैं, जिसमें कहा गया है कि भारतीयों की जो इतिहास लेखन की दृष्टि थी वह न केवल तथ्यों को लेकर थी, बल्कि उनका उद्देश्य ऐसे इतिहास को लिखना था जिसमें धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष आदि की शिक्षा भी मिल सके। प्राचीन काल में भारतवासी धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष इन चारों पुरुषार्थों को जीवन के लक्ष्य की प्राप्ति में सहायक समझते थे। इन पुरुषार्थों की प्रेरणा इतिहास के माध्यम से दी जाती रही। इसीलिए प्राचीन भारतीय इतिहासकार उन घटनाओं को कोई महत्व नहीं देते थे जिनमें इन पुरुषार्थों की शिक्षा प्राप्त न होती हो। इसीलिए प्राचीन भारतीय इतिहास राजनीतिक कम और सांस्कृतिक अधिक होता है। यदि हम लोग प्राचीन स्रोतों की बात करें तो इतिहासकार इतिहास को स्रोतों के आधार पर या लिपि के आधार पर 3 भागों में बांटते हैं। प्रथम भाग में प्रागैतिहासिक काल को सम्मिलित किया जाता है, जिसमें मानव ने जिन गतिविधियों को किया उसके लिए हमारे पास में कोई भी लिखित साक्ष्य नहीं है। इसके उपरांत लिपि के ज्ञान के कारण मानव सभ्यता और संस्कृति का विकास हुआ। इस काल को भारतीय इतिहास में आद्य इतिहास के रूप में जाना जाता है, लेकिन इस काल की लिपि को अभी तक पढ़ा नहीं जा सका है। यद्यपि इसके दावे किए जाते रहे हैं, लेकिन आज भी सब पूर्ण सहमति से या कहें कि सर्वसम्मति से इनकी लिपियों को स्वीकार नहीं किया गया। अर्थात जो लिखा गया है और जो उसके बारे में बताया गया है वह अभी तक भी सर्वमान्य रूप से स्वीकार नहीं किया गया है। इसीलिए लिपि की अस्पष्टता के कारण इस काल के इतिहास को आद्य इतिहास कहते हैं। भारतीय इतिहास में यह काल सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित काल है। इसके उपरांत वैदिक काल से लेकर के अभी तक के इतिहास को हम लोग ऐतिहासिक काल के अंतर्गत शामिल करते हैं, जिसमें न केवल लिपि का आविष्कार है, लिपि का लेखन है, बल्कि उसको हम लोग सामान्य रूप से सर्वमान्य तरीके से पढ़ और समझ सकते हैं। इसीलिए आद्य इतिहास के उपरांत जो लेखन जिस रूप में हुआ वह आज भी हमारे लिए पढ़ना संभव है। इसीलिए इस काल को हमने इतिहास कहा। यदि पुरातात्विक स्रोतों की बात करें तो पुरातात्विक स्रोत साहित्यिक स्रोतों से ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं, क्योंकि
भारतीय ग्रंथों की रचना काल का ठीक से आकलन कर पाना, अनुमान लगा पाना अत्यंत मुश्किल कार्य है। इसीलिए अक्सर उनमें लिखे गए ऐतिहासिक तथ्यों को पुष्ट करने के लिए हमारे पास में और कोई साधन नहीं होता। ऐसी दशा में पुरातात्विक स्रोत हमें उस ऐतिहासिक तथ्य के बारे में जो जानकारी देते हैं वह तुलनात्मक रूप से अत्यधिक विश्वसनीय होती है। इसके अलावा साहित्यिक साधनों में लेखक का दृष्टिकोण भी बहुधा बाधक बन जाता है। जैसे चीनी यात्रियों ने भारतीय समाज का वर्णन केवल बौद्ध दृष्टिकोण से किया, जिसके चलते उनके विवरण को पूर्ण रूप से हम लोग ठीक नहीं मान सकते। इसके अलावा ग्रंथों की प्रतिलिपि करने वालों ने अपनी इच्छा के अनुसार, रुचि के अनुसार कई प्रकरणों को छोड़ा या उसमें परिवर्तन भी किया, जिसके कारण इतिहास के रूप में लिखे गए साहित्य से हम लोग वैज्ञानिक निष्कर्ष या तथ्यों की जानकारी प्राप्त नहीं कर सकते, जबकि पुरातात्विक स्रोतों में इस तरह की छेड़छाड़ करने की संभावनाएं लगभग नहीं के बराबर होती हैं। हम लोग यदि अभिलेखों की बात करें तो पुरातात्विक स्रोतों के अंतर्गत सबसे अधिक महत्वपूर्ण स्रोत अभिलेख हैं। प्राचीन भारत के अधिकतर अभिलेख पत्थर या धातु की चादरों पर खुदे हुए मिलते हैं, अतः उनमें साहित्य की भांति परिवर्तन करना या हेरफेर करना संभव नहीं था। अभिलेखों की बात करें तो सबसे प्राचीन अभिलेख भारत में अशोक के अभिलेख माने जाते हैं। मास्की नामक स्थान से प्राप्त अभिलेख और गुर्जरा जो मध्य प्रदेश में स्थित है, यहाँ से जो अभिलेख प्राप्त हुए हैं अशोक के, उनमें अशोक का नाम हमको स्पष्ट रूप से मिलता है। इसी तरह से अशोक के अन्य अभिलेखों में उसे उसकी उपाधियों जैसे देवताओं का प्रिय, प्रियदर्शी राजा कहा गया है। इन अभिलेखों से अशोक के धर्म और राजत्व के आदर्श पर पर्याप्त प्रकाश पड़ता है। अशोक के अधिकांश अभिलेख ब्राह्मी लिपि में हैं, जिससे कालांतर में भारत की हिंदी, पंजाबी, बंगाली, गुजराती, मराठी, तमिल, तेलुगु, कन्नड़ आदि भाषाओं की लिपियों का विकास हुआ। केवल उत्तर पश्चिमी भारत में कुछ अशोक के अभिलेख खरोष्ठी लिपि में लिखे गए हैं। खरोष्ठी लिपि फारसी लिपि की तरह दाईं से बाईं ओर लिखी जाती रही। ब्राह्मी लिपि का सबसे पहले पठन 1837 में जेम्स प्रिंसेप नामक विद्वान ने किया, जिससे यह सिद्ध हुआ कि उक्त अभिलेख अशोक के हैं तथा उसमें लिखे गए अभिलेख या संदेश एक समान हैं। इसके अतिरिक्त अशोक के कुछ अभिलेख हमें अरेमाइक लिपि में भी प्राप्त होते हैं। अशोक के अभिलेखों को या अशोक के बाद के अभिलेखों को हम दो भागों में बांट सकते हैं। पहला सरकारी अभिलेख और दूसरा निजी अभिलेख। सरकारी अभिलेख राजकवियों की लिखी हुई प्रशस्तियां हैं या भूमि अनुदान